आप जानते हैं कि निमोनिया एक बहुत ही गंभीर समस्या है? क्या आप जानते हैं कि निमोनिया की वजह से बहुत सारे बच्चों की कई बार मृत्यु तक हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि बच्चों को निमोनिया होना एक बहुत ही गंभीर समस्या है? और क्या आप जानते हैं कि निमोनिया बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी बहुत ही इजीली किसी न किसी समस्या का कारण बन सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम निमोनिया के बारे में बात करने वाले हैं। निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं और उसके कारण क्या होते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे कि अगर आपको निमोनिया हो जाता है तो आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी है या फिर होने के दौरान आपको क्या करना है, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर निमोनिया होता क्या है। तो निमोनिया जो होता है लंग्स में होने वाला एक तरीके का संक्रमण होता है, एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस या फिर पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है, और इसमें या फिर ये कभी कभी कुछ अलग चीजों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई डिजीज है जो लंबे समय से चल रही है या लंग की कोई डिजीज है जो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। धूल प्रदूषण जो हमारे आसपास होती है ना, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। निमोनिया के दौरान जब निमोनिया आपको हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। वहां पे पहले इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पर सूजन आती है, इसके बाद वहां पे पानी भर जाता है जो कुछ समय के बाद में पस में कन्वर्ट हो जाता है। और निमोनिया होने की कंडीशन में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, स्पेशली सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके से निमोनिया होता है। और अब बात करते हैं लक्षणों की कि किस तरीके के सिम्टम्स होंगे जब आप समझ सकते हैं कि आपको निमोनिया है या लंग से रिलेटेड। लक्षणों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है निमोनिया में, उसमें उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और रोगी को बहुत ज्यादा थका हुआ लगता है। स्पेशली तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। जब भी कभी आपको निमोनिया होता है तो आपको फीवर आता है, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। और निमोनिया का मुख्य लक्षण जो होता है वो होता है कफिंग, यानी कि खांसी। निमोनिया के पेशेंट में खांसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंट कफिंग होती है उनमें। पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर और थका थका हुआ सा लगता है, भूख कम लगती है, बेचैनी बहुत ज्यादा बनी रहती है। और इसके साथ साथ जो चेस्ट एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा टाइटनेस उन्हें महसूस होती है, बहुत ज्यादा हेवीनेस उन्हें लगता है। और जैसे जैसे सिम्टम जो है आगे जाके विकसित होते जाते हैं, सिम्टम जो है बढ़ते जाते हैं, अगर ठीक तरीके से इलाज नहीं किया जाए तो सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है। बहुत ज्यादा लंबी लंबी सांस लेता है पेशेंट और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग उन्हें देखने को मिलती है। रोगी को बुखार आता है, बुखार जो है वो पसीने वाला बुखार हो सकता है और बुखार के दौरान उन्हें कपकपी भी महसूस हो सकती है, भूख कम लगती है। और उसके साथ ही साथ पेशेंट जो होता है बहुत ज्यादा बेचैन रहता है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो निमोनिया के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। पर स्पेशल जो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर होते हैं वो ये होते हैं कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर, हेडेक वगैरह सब कुछ रहेगा और कफिंग होगी, बहुत ज्यादा खांसी होगी। कफिंग जो है वो ड्राई कफिंग भी हो सकती है और बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। बच्चों में अगर निमोनिया हो जाता है तो उनमें क्या लक्षण होंगे? तो सारे लक्षण सेम होते हैं। बच्चे को जो है बुखार आता है, बुखार के साथ पसीना भी होता है, बहुत ज्यादा कपकपी वाला ठंड लग के बुखार आता है। बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा लगातार उन्हें कफिंग होती है, बहुत ज्यादा खांसी होती है और बच्चा जो है अस्वस्थ सा नजर आता है, बहुत ज्यादा कमजोर और थका थका हुआ नजर आता है और खाना बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता है, भूख जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इस तरीके के लक्षण जो है बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। निमोनिया की कंडीशन में अगर देखा जाए तो उनमें कुछ स्टेजेस होती हैं, 4 टाइप की स्टेजेस होती हैं, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन जो है इन्फ्लेमेशन स्टेज होती है जिसमें कि इन्फेक्शन होता है और वहां पे जो भी इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वो होता है। दूसरा उसमें फिर हेपेटाइजेशन होता है, रेड हेपेटाइजेशन और ब्राउन हेपेटाइजेशन होता है और लास्ट में रिजोल्यूशन होता है। तो इस तरीके के कुछ स्टेजेस होते हैं। निमोनिया की बात करें तो बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है जहां पर आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है और ये ऐसे पेशेंट में होता है, ऐसे लोगों में होता है जो ऑलरेडी कमजोर होते हैं, जिनका इम्यून जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, बहुत ज्यादा कमजोर पेशेंट होते हैं। उन लोगों में निमोनिया, इस तरीके का बैक्टीरियल निमोनिया जो है इजिली होता है।
किसी भी तरीके की बीमारी हो या फिर जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं जिनमें बुढ़ापा हो रहा हो, तो इन लोगों का इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से इस तरीके की चीजें हो जाती है। दूसरा जो होता है वायरल न्यूमोनिया हो जाता है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की वजह से या फिर कई अलग तरीके के वायरस की वजह से भी जो है न्यूमोनिया हो सकता है। माइकोप्लाज्मा भी न्यूमोनिया हो सकता है। और दूसरा जो होता है वो होता है एस्पिरेशन न्यूमोनिया, जिसमें कि आपके कोई किसी तरीके की कोई चीज को इनहेल कर लिया, जैसे धूल हो, प्रदूषण हो, कोई तरल पदार्थ या कोई भोजन हो, ऐसे कोई जाके वहां फंस गया हो और उसके वजह से होने वाले न्यूमोनिया को हम एस्पिरेशन न्यूमोनिया कहते हैं। और ये थोड़ा सा गंभीर होता है और इसे ठीक करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये एक होता है। फंगल न्यूमोनिया भी होता है। आजकल फंगल इन्फेक्शन के बारे में आपने देखा होगा, कोरोना पेशेंट जो थे जो ठीक हुए उन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन देखने को मिला। इसी तरीके से फंगस की वजह से भी न्यूमोनिया की जैसी कंडीशन, तो ये कुछ कारण थे जिनके वजह से न्यूमोनिया हो सकता है और इस तरीके के इस प्रकार के न्यूमोनिया होते हैं। बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन आप न्यूमोनिया की केसेस में ले सकते हैं और किन लक्षणों के आधार पर आप ये मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एंटीमटाड, और ये जो मेडिसिन है ये न्यूमोनिया की केसेस में बहुत ज्यादा अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब पेशेंट में बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा रेटली इस तरीके से उनको आवाजें आती हैं। आप अगर स्टेथो लगाते हैं या फिर आप कान लगाकर सुनते हैं तो अलग तरीके के साउंड आपको नजर आते हैं या सुनने को सुनाई देते हैं। तो इस अगर रेटलिंग साउंड है तो ये मेडिसिन जो है काफी इंडिकेटेड होती है। इसमें म्यूकस होता है बहुत ज्यादा, और जो उनका लंग पाइप होते हैं या फिर जो विंड पाइप होते हैं जिसे हम कहते हैं, या हमारे ब्रोंकस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बलगम या फिर जो म्यूकस होता है वो जमा होता है और उसकी वजह से ये साउंड जो है क्रिएट होते हैं। तो इसमें पेशेंट को स्पेशली कॉजेज जो होते हैं वो होते हैं डैम्प बेसमेंट। ऐसे लोग जहां ऐसा घर जहां पर बहुत ज्यादा डैम्पनेस है, बहुत ज्यादा ऐसे एरिया जहां पे नमी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, ऐसे घरों में रहते हैं जो नीचे लोअर एरियाज में रहते हैं, जो सेलर्स में रहते हैं, तो इन लोगों में अगर न्यूमोनिया होता है डैम्प बेसमेंट की वजह से तो वहां पर ये मेडिसिन जो है काफी इंडिकेटेड होती है। सांस लेने में कठिनाई होना, बहुत ज्यादा खांसी होती है, और जो खांसी होती है वो बलगम के साथ या विदाउट म्यूकस के साथ भी हो सकती है, साथ में रेटलिंग साउंड भी प्रेजेंट होता है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम है तो एंटीमटाड की 200 जो पोटेंसी होती है उसकी 2 बूंद का सेवन पेशेंट को दिन में 3 बार देना चाहिए। डायरेक्ट टंग पे वो ले सकते हैं। अगली होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा जो होती है वो अर्ली स्टेज के जो न्यूमोनिया होते हैं, तुरंत होने वाला जो न्यूमोनिया होता है उसमें काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग होती है। और जो अगर साइड की बात करें तो राइट साइड का जो लंग होता है, स्पेशली लोअर लोब में अगर इन्फेक्शन है, वहां पर न्यूमोनिया के सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन जो है काफी अच्छी होती है राइट लंग में, स्पेशली लोअर लोब में, है ना। इसमें पेशेंट को काफी ज्यादा लंबी लंबी सांसें लेने की लेता है या उन्हें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर वो सांस लेता है, कफिंग बहुत ज्यादा होती है, और जब वो कफ करता है तो उसका अगर वो बैठा हुआ तो उसे होल्ड करना पड़ता है, चेस्ट एरिया को होल्ड करना होता है। और जब भी कभी आप ऐसे पेशेंट को देखिए जो खांस रहा है और साथ में होल्ड कर रहा है चेस्ट एरिया को, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है, हल्की सी भी मूवमेंट से पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, कफिंग की वजह से कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा ड्राई टंग रहती है, सूखापन महसूस होता है, और साथ में इंटेंस थर्स्ट होती है, हमेशा पानी पीने की इच्छा बनी रहती है। तो ऐसे रोगियों को आप ब्रायोनिया एल्बा की 200 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। काफी इफेक्टिव होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है फास्फोरस। इसे भी आप 200 पोटेंसी में पेशेंट को दे सकते हैं। और हिपेटाइजेशन जो स्टेज होती है, जो थोड़ी सी बड़ी हुई स्टेजेस होती हैं, उसमें ये काफी अच्छे से एक्ट करती है। जैसे अर्ली स्टेजेस में ब्रायोनिया एक्ट करती है, उसी तरह से अगर स्टेज बढ़ जाती है और हिपेटाइजेशन की जो स्टेज होती है उसमें ये काफी अच्छे से एक्ट करती है। इसमें स्टिचिंग पेन होता है, चेस्ट में काफी ज्यादा हेवीनेस उन्हें महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं चेस्ट एरिया में, पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट को, और कफिंग भी बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी फीवर भी जो है देखने को मिल जाता है। तो ऐसे पेशेंट में जहां पर ये सारे ही सिम्टम्स हो, उन्हें फास्फोरस 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन डिसाइड कर सकते हैं और दे सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर बात करें, जांच करवाएं कि कौन सी स्टेज है, किस तरीके का है, और कौन सा लोब जो अफेक्टेड हुआ है या कौन सी साइड में आप अफेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को जो है ले सकते हैं।
निमोनिया होने की कंडीशन में आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो बच्चों को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। वैसे तो निमोनिया किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन ठंड के मौसम में इसके केसेस ज्यादा होते हैं। बच्चों को पूरे कपड़े पहना के रखें, गर्म कपड़ों को पहना कर रखें। बच्चों को थोड़ी सी धूप में जरूर रखें, सुबह सुबह की जो कोमल धूप होती है उसमें जरूर रखें। बाहरी प्रदूषण से, धूल मिट्टी से बचा कर रखें, और घर में भी जो डैम्पनेस है उसको अवॉइड करें। घर में भी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छे आहार को उनकी डाइट में शामिल करें। 6 से 8 गिलास रेगुलर पानी पीना जरूरी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। स्टीम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका अभी इस समय काफी ज्यादा उपयोग बढ़ा है। तो स्टीम लेना यानी कि भाप लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सर्दी खांसी जुकाम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी भाप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। दूसरा, छोटे बच्चे 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर 65 साल से जो बड़े होते हैं, वैक्स होते हैं, उन्हें आप टीका देकर भी इस कंडीशन से बचा के रख सकते हैं। खान पान के साथ ही साथ आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत होती है, और मौसम के अकॉर्डिंग उस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए। तो मौसम में जैसे जैसे बदलाव आते हैं उस हिसाब से आपको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और बड़ी उम्र के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। निमोनिया के केसेस में अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो किस तरीके से परहेज करें? तो सबसे पहले तो जब भी कभी खांसी होती है तो बच्चों को समझाएं कि रुमाल रखें मुंह पर, है ना, क्योंकि संक्रमण होता है, किसी और को भी ये संक्रमण जो है हो सकता है। तो रुमाल रखिए। आसपास अगर कहीं पर भी बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो उस प्रदूषण को दूर करें। बच्चों को हमेशा ढक कर रखें। अगर घर में ऐसा कोई है जो स्मोकिंग करता है या फिर घर में कोई भी ऐसी चीजें होती है जहां से धुआं निकल रहा होता है तो उस चीज को अवॉइड करें। स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करें। अच्छे बच्चों को जो मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए उन्हें ढक कर रखें, ठंड से बचा के रखें। तो इस तरीके से बच्चों को जो है आप बचा के रख सकते हैं, घर के लोगों को आप बचा के रख सकते हैं। तो कुछ ये रूल्स थे, कुछ ये नियम थे, और या कुछ कह सकते हैं परहेज थे या सावधानियां थी, जिसका इस्तेमाल करके आप इन सब चीजों से बचे रह सकते हैं। साथ में इन होम्योपैथी मेडिसिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और शेयर भी करिए। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।